गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम शुरुआत करेंगे म्यांमार से। म्यांमार में बांग्लादेश सीमा पर जुंटा की सरकारी सेना की हार के बाद अराकान आर्मी का इस इलाके पर कब्जा हो गया है। अब बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि इस बदलाव का फ़ायदा उठाकर रोहिंग्या मुस्लिमों की द अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी या ARSA ने म्यांमार में हमला किया है। यही नहीं, ARSA को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हथियार और विस्फोटक मिले हैं। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों ने म्यांमार में बांग्लादेश सीमा के पास नंगा याट गांव में अराकान आर्मी पर 23 दिसंबर की रात को बड़ा हमला किया। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी के मुताबिक रोहिंग्या गुट ARSA को पाकिस्तानी ISI और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। शोएब के मुताबिक ARSA को रोहिंग्या कैंप में ISI से विस्फोटक और हथियार मिले हैं। ARSA उत्तरी म्यांमार के रखाइन प्रांत में काफ़ी सक्रिय है। यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। इसमें से लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुस्लिमों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी है। बड़ी संख्या रोहिंग्या मुस्लिम भारत भी भागकर आ गए हैं। म्यांमार की सरकार का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं। द अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी को पहले हरका अल यकीन के नाम से जाना जाता था। इस पर रखाइन प्रांत के म्यांमार के कई पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। रोहिंग्या के ARSA को म्यांमार की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। म्यांमार की सरकार का कहना है कि ARSA के कमांडरों को विदेश में ट्रेनिंग मिलती है। इसका नेता अताउल्ला है, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और सऊदी अरब में पला बढ़ा है। वहीं इसके प्रवक्ता का दावा है कि ARSA का जिहादी गुटों से कोई लेना देना नहीं है और वे रोहिंग्या लोगों के लिए लड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस रोहिंग्या गुट को पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से भी हथियार मिलता है। म्यांमार में साल 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से ही गृह युद्ध भड़का हुआ है। इस लड़ाई के बीच अराकान आर्मी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इसके 6,000 लड़ाके उत्तरी शान राज्य में हैं और 50,000 सैनिक रखाइन प्रांत में तैनात हैं। शान राज्य में जीत के बाद उत्साहित अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य पर बड़ा हमला कर दिया, जहाँ पर सरकारी सेना का कब्जा था। इसके बाद से अब तक लड़ाई में अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत के 13 कस्बों पर कब्जा कर लिया। हाल ही में अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना के पश्चिमी कमान के मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया। अराकान आर्मी का बांग्लादेश सीमा पर कब्जा हो गया है, जिससे अब उनकी सीधी भिड़ंत रोहिंग्या हथियारबंद गुट ARSA से हो रही है। वहीं रोहिंग्या सेना ने इस बदलाव का फ़ायदा उठाकर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ये हम बात करें पाकिस्तान की सेना की। पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में TTP के ठिकानों पर हवाई हमले के बाद दोनों देशों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के हमले को कायराना हरकत बताया है और जवाब देने की चेतावनी दी है। इस बीच पाकिस्तान ने हमला करने के बाद एक बार फिर से धमकी दी है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई कार्रवाई को पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का बदला बताया और भविष्य में फिर से ऐसा करने की धमकी दी है। इस बीच TTP ने एक बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमले में 50 लोग मारे गए हैं। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने खुरासान डायरी से बात करते हुए कहा कि हमने उस बेस को निशाना बनाया जहाँ से दक्षिणी वजीरिस्तान में हमारी सीमा चौकी पर हमला किया गया था। इसमें हमारे 16 सैनिक मारे गए थे। उन्हें आगे कहा कि एक नीतिगत उपाय के रूप में पाकिस्तानी धरती पर भविष्य में किसी भी हमले का पता लग जाएगा और उसे सूत्र पर निशाना साधा जाएगा, चाहे वो कहीं भी स्थित हो। इस साल की शुरुआत में ही इस्लामाबाद ने संकेत दिया था कि सीमा पार होने वाले आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन आगे बढ़ेंगे। विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइका कुगलमैन ने इस हमले के बीच पाकिस्तान के नए खुफिया चीफ की तरफ ध्यान दिलाया है, जो आतंकवाद से प्रभावित 2 क्षेत्रों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कमांडर के तौर पर तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को इसी साल सितंबर में ISI का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद विरोधी रणनीति को फिर से मजबूत करने की घोषणा की थी। पाकिस्तान ने मंगलवार रात को अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत में हवाई हमले किए थे। इन हमलों में बरमल जिले के 7 गाँवों को निशाना बनाया गया था, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के बाद अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अफगान रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में हमले की निंदा करते हुए कहा कि बमबारी में महिलाओं और बच्चों समेत नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसमें कहा गया कि इस कायराना हमले का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद यूनुस का आतंकी प्रेम। आतंकवादियों को जेल से रिहा करने के बाद अब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को शासन में अहम जिम्मेदारी भी देने लगी है। अंतिम सरकार ने आतंकवादी संगठन हिज़्ब उत तहरीर HUT बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य रहे नसीमुल गनी को गृह सचिव नियुक्त किया है। गनी इससे पहले BNP नेता ज़मीर उद्दीन सरकार के निजी सचिव रह चुके हैं। हालांकि नसीमुल गनी हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े अकेले नहीं हैं जिन्हें यूनुस सरकार ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अंतिम सलाहकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सहयोगियों में से एक महफूज आलम भी हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े रहे हैं।
अंतिम सरकार में सलाहकार बनाए गए महफूज आलम को शेख हसीना की सरकार गिराने वाले हिंसक आंदोलन का मास्टरमाइंड माना जाता है। हाल ही में आलम ने सोशल मीडिया पोस्ट की थी जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की वकालत की थी। बाद में इसे हटा दिया गया था। भारत ने इस पोस्ट पर विरोध जताया था। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन को हिजबुत तहरीर ने जमात इस्लामी आंदोलन और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ मिलकर हाईजैक कर लिया था। जुलाई में हिंसक आंदोलन के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री को शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उन्होंने देश से भागकर भारत में शरण ली है। हिजबुत तहरीर की बांग्लादेश शाखा की स्थापना साल 2000 में की गई थी। कथित तौर पर ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद गुलाम मौला के निर्देशन में नसीमुल गनी और काउसर शाहनवाज ने इसकी नींव रखी थी। उस दौरान बीएनपी और जमात इस्लामी का गठबंधन सत्ता में था। साल 2009 में शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने हिजबुत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2013 में इस समूह के कई नेताओं पर आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप लगा है, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। आइए हम बात करें चीन की। चीन की सरकार ने सेना पीएलए के लिए 10 लाख आत्मघाती ड्रोन खरीदने का आर्डर दिया है। चीनी सेना को इस ड्रोन की सप्लाई साल 2026 तक हो जाएगी। चीनी सेना के इस महा आर्डर की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आत्मघाती ड्रोन विमानों ने आर्मीनिया, अजरबैजान से लेकर यूक्रेन युद्ध तक में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दुनिया ने पहली बार नगर्नो काराबाग की लड़ाई में कामिकाजी ड्रोन युद्ध को देखा था, जिसमें अजरबैजान की जीत मिली थी। अब चीन ने भी इसके लिए कमर कस ली है। इस आर्डर से साफ हो गया है कि चीन अब आधुनिक युद्ध में इसका जमकर इस्तेमाल करने जा रहा है। एक तरफ जहाँ चीन बड़े पैमाने पर युद्धक तैयारी में जुटा है, वहीं भारत अभी संख्या और तकनीक के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध में साफ हुआ है कि आने वाले समय में आत्मघाती हमलावर ड्रोन जंग में बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के पास पहले से ही हारून ड्रोन है जिसे उसने आयात किया है और इसके लिए काफ़ी पैसा देना पड़ा है। उन्हें कहा कि जिस पैमाने पर अब ड्रोन युद्ध लड़े जा रहे हैं, आने वाले समय में इसे आयात करना बहुत ही महंगा हो जाएगा। ये ड्रोन अब दुनिया में जंग का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। हाल के दिनों में हूथी, हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ जमकर ड्रोन हमले किए। इससे इसराइल को जमकर नुकसान उठाना पड़ा है। ये विस्फोटक ड्रोन मिसाइलों के मुकाबले सस्ते होते हैं और इसी वजह से वे काफ़ी कारगर होते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने भी इस ड्रोन का जमकर प्रयोग करके रूसी सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। माना जा रहा है कि इसी से प्रेरित होकर चीन ने यह कदम उठाया है। चीन ने किस ड्रोन का ऑर्डर किया है, अभी इसका ज़्यादा डिटेल नहीं आया है। चीन की सेना पीएलए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ड्रोन युद्ध कला पर फोकस कर रही है, साथ ही नकली युद्ध के माहौल में इसका इस्तेमाल कर रही है। चीन ने इतने बड़े पैमाने पर कामिकाजी ड्रोन का ऑर्डर क्यों दिया है, इसको लेकर इसके इरादे पर सवाल उठने लगे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि चीन ताइवान के युद्ध में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही किलर ड्रोन युद्ध की सूरत में भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। चीनी निर्माता कंपनी ने कहा है कि रूस नहीं बल्कि वो अपने घरेलू मांग पर फोकस कर रही है। चीन की ओर से ये बयान तब आया जब दुनिया के कई देश युद्धक ड्रोन के लिए बीजिंग की ओर देख रहे हैं। चीनी जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सटीक हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो उसने नागास्त्र नाम से आतंकवादी ड्रोन को शामिल किया है। इस स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसकी अच्छी क्वालिटी के बाद भी अभी इसे बड़े पैमाने पर बनाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया है। इससे युद्ध की सूरत में ज़्यादा प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएगा। भारत का यह कामिकाजी ड्रोन काफ़ी सस्ता है। ये एक और खबर जो बांग्लादेश से निकल के आ रही है उसके बारे में भी बात कर लें। बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति ने रूपपुर एटमी ऊर्जा संयंत्र में $5 अरब के गबन के आरोपों को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इसका निर्माण रूस की सरकारी कंपनी रोसातम कर रही है। रूस द्वारा डिजाइन किया गया पहला बांग्लादेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर पश्चिम में बनाया जा रहा है। बीडी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में हसीना के साथ उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय और उनकी भांजी एवं ब्रिटेन की वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी से भी पूछताछ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऊर्जा संयंत्र परियोजना में $5 अरब के गबन का आरोप है। रूसी निकाय ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वो अपनी सभी परियोजनाओं में खुलेपन की नीति पर प्रतिबद्ध है। उसने कहा, रोसाटम स्टेट कॉरपोरेशन रूपपुर एनपीपी परियोजना के कार्यान्वयन में एक पारदर्शी खरीद प्रणाली बनाए रखा है। कॉरपोरेशन अदालत में अपने हितों और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए तैयार है। हम कजाकिस्तान के बारे में बात करें। कजाकिस्तान के अक्तो हवाई अड्डे के पास एक विमान हादसे का शिकार हो गया है। विमान में 62 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। हादसे में अब तक 28 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 30 लोगों से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि मृतकों की आधिकारिक संख्या अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन हादसे का वीडियो देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि हताहतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अक्तो शहर में विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। शुरुआती रिपोर्ट में से पता चला है कि अजरबैजान एयरलाइंस का विमान अजरबैजान से रूस जा रहा था। इस बीच इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद विमान की ओर से अक्तो हवाई अड्डे से आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी गई। हालांकि इस दौरान विमान क्रैश हो गया। कहाँ के कितने यात्री थे? अजरबैजान के 37 यात्री, रूस के 16, कजाकिस्तान के 6, किर्गिस्तान के 3। इससे पहले समाचार एजेंसी ने मध्य पूर्व एशियाई देश के आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से बताया कि विमान में कुछ लोग जीवित बचे हैं। आपातकालीन सेवा मौके पर मौजूद हैं। वहीं कजाकिस्तान की मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री अकमारल अल नाजरोव के हवाले से बताया था कि बच्चे समेत 12 यात्रियों को जीवित बचा लिया गया है। हमने विशेषज्ञों, ट्रॉमोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन समेत तमाम बचाव दलों को मौके पर भेज दिया। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। हम मौके पर ही सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। दावा किया जा रहा है कि उड़ान भरने वाले एम्ब्रायर 190 AHY-A243 विमान से एक पक्षी टकरा गया। इस वजह से विमान के पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग के लिए अक्तो एयरपोर्ट से संपर्क किया। हालांकि इससे पहले कि विमान लैंड कर पाता हुआ स्टीयरिंग फेल होने की वजह से क्रैश हो गया और उसमें धमाके के साथ आग लग गई। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इजराइल से। गाज़ा में एक दिन पहले इजरायली सेना की कार्रवाई में हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को कहा कि आक्रमणकारी इजरायली सैनिकों के खिलाफ उसकी लड़ाई नए चरण में प्रवेश कर गई है। इजरायल की इस घोषणा की उसके सैनिकों ने हमास के शीर्ष नेता सिनवार को मार गिराया, पर हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उसके सहयोगी ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने अभियान के माध्यम से फिलिस्तीनी उग्रवादी नेता की समिति में एक बयान जारी किया है। सिनवार दक्षिणी इजराइल पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इजराइल के सहयोगी देशों की सरकारों से लेकर गाज़ा के लोगों को सिनवार की मौत से उम्मीद है कि यह युद्ध की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त कराएगी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के मारे जाने का ऐलान करते हुए अपने भाषण में कहा कि हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमास के उग्रवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को सुरक्षा बाड़ को ध्वस्त कर इजराइल में घुसकर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। हमले के दौरान कम से कम 250 अन्य को अगवा कर लिया गया था। वहीं स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों के मुताबिक गाज़ा में इजराइल के हमले में 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस लड़ाई ने गाज़ा के एक बड़े भाग को नष्ट कर दिया है, जबकि 30 लाख की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र की 90% आबादी को विस्थापित कर दिया है। इजरायली पुलिस शुक्रवार को पूर्वी यरूशलेम के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति पर अभियोग लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके बारे में उनका कहना है कि उसने तेल अवीव में बंदूकों के विरोध प्रदर्शन पर हमला करने की योजना बनाई थी। पुलिस और इजराइल की सिन बेट सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह व्यक्ति हमास और अन्य उग्रवादी समूहों का समर्थक था तथा गाज़ा में इजराइल के हमले का बदला लेने के लिए इजरायली नागरिकों एवं सैनिकों के खिलाफ कई हमले करने की योजना बना रहा था। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के खिलाफ उसकी लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है और पिछले कुछ दिनों में उसने नए हथियारों का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कक्ष की ओर से शुक्रवार सुबह जारी एक बयान में कहा गया कि उसके लड़ाकों ने पहली बार नई तरह की सटीक निर्देशित मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों का इस्तेमाल किया है। बयान में संभवतः विस्फोटों से लदे उस ड्रोन का जिक्र किया गया है जिसने इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देकर उसके एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर के मैस हॉल को निशाना बनाया और इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। समूह ने इस सप्ताह की शुरुआत में यह भी घोषणा की थी कि उसने तेल अवीव के उपनगरीय क्षेत्रों की ओर कादर 2 नामक एक नए प्रकार की मिसाइल दागी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाके दक्षिणी लेबनान में कई हिस्सों में हमलावर इजरायली सैनिकों से मुकाबला के लिए पहले से तैयार योजनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। आइए अब हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा है। अपनी चिट्ठी में शरीफ ने पाकिस्तानी महिला आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की गुजारिश की है, जो आतंकवाद के मामले में अमेरिका में 86 साल की जेल की सज़ा काट रही है। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद की एक अदालत को शुक्रवार को यह जानकारी दी है। कार्रवाई के दौरान शरीफ के पत्र की एक प्रति भी अदालत में सौंपी गई। अदालत में अमेरिका में प्रशिक्षित न्यूरोलॉजिस्ट आफिया सिद्दीकी की बहन की याचिका पर सुनवाई हो रही है। आफिया को 2010 में अमेरिकी नागरिकों की हत्या का प्रयास करने सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया गया था। आफिया आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर तब शक के दायरे में आ गई थी
जब उसने अमेरिका छोड़ दिया और 11 सितंबर 2011 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के स्वघोषित साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद से निकाह कर लिया। 2008 में वो अफगानिस्तान में अमेरिकी पदाधिकारियों के साथ झड़प में घायल हो गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक उसने अमेरिकी पदाधिकारियों पर गोली भी चलाई थी। शहबाज शरीफ के 13 अक्टूबर को भेजे पत्र की एक प्रति के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाइडन को बताया कि आफिया जेल में 16 साल की अवधि काट चुकी है। उन्होंने लिखा कि मामले को आफिया को दया की नज़र से देखा जाना चाहिए। शरीफ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने उससे राजनयिक मुलाकात की और उससे मिलने वाले उपचार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिससे उसके पहले से ही कमज़ोर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। पाक प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के आकलन के हवाले से लिखा है कि उन्हें डर है कि वो अपनी जान ले सकती है। उन्होंने बाइडन से आफिया की बहन की क्षमादान याचिका अस्वीकार करने और मानवीय आधार पर उसकी रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया है। आइए अब हम कनाडा के बारे में बात करें। पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए हमदर्दी दिखा रहे पीएम जस्टिन ट्रूडो को तगड़ा झटका दिया है। कनाडाई राजनीति में विपक्ष का अहम चेहरा बर्नियर का कहना है बीते साल सरे में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया निज्जर विदेशी आतंकी था। उन्होंने कहा कि निज्जर कनाडाई नहीं था क्योंकि उसने 1997 में कनाडा में शरण लेने के लिए कई बार फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल की कोशिश की थी। बर्नियर ने एक्स पर निज्जर की तस्वीर के साथ की गई पोस्ट में लिखा कि CRCMP और ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय राजनयिकों ने हमारे क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया। ये आरोप निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और उनसे निपटा जाना चाहिए। हालांकि ये भी याद रखा जाना चाहिए कि अभी तक हमें इनका कोई सबूत नहीं दिया गया है। साफ है कि जस्टिन ट्रूडो को इस मुद्दे को इस्तेमाल दूसरे विवादों में ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। बर्नियर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच विवाद की जगह हरदीप सिंह निज्जर हैं। हमें यह साफ करना चाहिए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर, जिसकी पिछले साल हत्या कर दी गई थी, वह एक कनाडाई नहीं था। वो वास्तव में एक विदेशी आतंकवादी था जिसने 1997 से कई बार कनाडा में शरण के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। कई बार उसके दावों को खारिज किया गया, लेकिन आखिरकार 2007 में उसे नागरिकता दे दी गई। बर्नियर ने कहा कि हमें शासनिक त्रुटि सुधारते हुए मरणोपरांत उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। उसके पहले फर्जी शरण दावे के बाद ही उसे निर्वासित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कनाडा ने दशकों से विदेशियों को आमंत्रित किया है। हमें इस गलती को पहचानना चाहिए और इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण सहयोगी भारत के साथ अपने संबंधों को खतरे में डालने के बजाय समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। जून 2023 में सरे में निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं। इसकी वजह है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत का हाथ होने का दावा किया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार भारत के लिए शत्रुता का भाव रखती है। उनकी सरकार ने चरमपंथियों कनाडा में भारतीय समुदाय को परेशान करने और डराने के लिए जगह दी है। आइए अब हम बात करें रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। वहीं इसे लेकर दक्षिण कोरियाई जासूसों का कहना है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहायता के लिए सेना भेज रहा है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को और विध्वंसक होने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। उत्तर कोरियाई तानाशाह के साथ बैठक भी की थी। दक्षिण कोरियाई जासूस के अनुसार यूक्रेन से जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया की तरफ से 12,000 सैनिक भेजे गए हैं। दक्षिण कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी ने राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के हवाले से बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की सहायता के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं। इससे पहले जून के महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 साल बाद उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जहां प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया था। इस दौरान उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में उनकी सैन्य कार्रवाई के लिए देश का दृढ़ समर्थन की सराहना की थी। वहीं पुतिन के उत्तर कोरियाई दौरे को लेकर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सड़कों को पुतिन और रूसी झंडों के चित्रों से सजाया गया था। बात करते हैं हम चाइना की। मुंबई में ताइवान के ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC के नए कार्यालय पर चीन तिलमिला गया है। उन्होंने भारत के सामने इस मुद्दे को उठाते हुए इस पर विरोध जताया। चीन ने बताया कि उन्होंने राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया। उन्हें भारत से एक चीन सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने की अपील की कि भारत चीन संबंध के लिए राजनीतिक आधार के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि विश्व में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। उन्होंने आगे कहा कि चीन ताइवान और अन्य देशों के बीच सभी प्रकार के आधिकारिक संपर्क और बातचीत का विरोध करता है। इसमें दूसरे देशों में प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना भी शामिल है। माओ ने आगे कहा कि एक चीन सिद्धांत भारतीय पक्ष द्वारा की गई एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है और उन्होंने भारत से अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
माओ ने कहा कि चीन भारत से अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करने का आग्रह करता है, ताइवान संबंधित मुद्दों को उचित तरीके से सुलझाए और ताइवान के साथ किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत न करे। उन्होंने चीन और भारत के संबंधों में खलल डालने से बचने का भी आग्रह किया। बता दें कि TECC ने बुधवार को मुंबई में एक शाखा खोली। इसके साथ ही भारत में इसके कार्यालयों की संख्या 3 हो गई है। इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में ही TECC का कार्यालय था। मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के आधिकारिक संचालन की घोषणा के बाद से चीन ने भारत से ताइवान के मुद्दों पर सावधानी बरतने का आग्रह किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उससे अन्य देशों की तरफ से ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बनाने, उनके बीच किसी भी प्रकार के आधिकारिक संपर्क और बातचीत पर कड़ा ऐतराज है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।